हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मुगल साम्राज्य का पहला पार्ट पढ़ा दिया है। ये सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रहा हूं मैं, और इसमें भी बेसिक परिचय है मुगल साम्राज्य का। बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि आगे प्रवेश करने से पहले, मुगल साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले पहले जान लेना चाहिए मुगल साम्राज्य के विषय में कि प्रशासन किस तरीके का होता था, इमारतें कौन कौन सी प्रसिद्ध रहीं, कहाँ कहाँ पे बनवाई, कौन कौन से शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा इमारतों को बनवाने में, या राजस्व व्यवस्था कैसी थी, जमींदारी की व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा होता था मुगल काल में, सिक्के किस किसने चलाए सबसे पहले। तो इस विषय में हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर हो सकेगा तो एक तीसरा पार्ट और बेसिक पार्ट ही लेकर के आऊंगा अभी। उसके बाद बाबर से हम शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य की। उससे पहले पूरे मुगलों के एक, आप कह सकते हैं, एक वातावरण जो भारत में उन्होंने स्थापित किया, उसके विषय में आपको पढ़ाना चाह रहा हूं सबसे पहले, है ना। जैसे सरकारें होती है ना, अलग अलग योजना लागू करती हैं, तो ऐसे ही मुगल साम्राज्य के अलग अलग शासकों ने जो भी उनकी सहूलियत से उनको ठीक और सटीक और अनुकूल लगा, वो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने लागू करी थी। तो उन्हीं चीजों को लेकर के अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है, सेकंड पार्ट है जो मुगल साम्राज्य का। संविधान की क्लासेस भी आपको लगातार मिलती रहेंगी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। जहां नोट्स बना रहे हैं वहां नोट्स बनाते रहें, वो भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी संविधान की। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम सेकंड पार्ट में। सबसे पहले शेयर कर दो अपने दोस्तों मित्रों के साथ लगातार, और लाइक करना ना भूला करें, कंजूसी नहीं लाइक करने में। आपके लिए ये पूरा मुगल साम्राज्य बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। तो चर्चा करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इस क्लास में। मुगल साम्राज्य में सिक्कों के बारे में, व्यापार के बारे में, उनकी राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अगर आप डीप पेपर देना चाहते हैं तो वहां पे इन प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वनडे एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, तो ये आपके सामने बोर्ड पे है। तो इस क्लास में इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, मुगल साम्राज्य के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, कौन सी भाषा, राजकीय भाषा, वो कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा थी। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता कई बार कि भाई भाषा बता दो। जो मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, या मुगलों ने शासन किया एक लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब है 1526 से लेकर के 1862 तक, 1500 से 1800 तक, इतने लंबे समय तक मुगलों ने भारत पर शासन किया था, ठीक है। तो उसी क्रम में पूछ लेता है कि मुगलों के द्वारा जो भाषा संचालित होती थी भारत में, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे लिखने में, पढ़ने में, या जो भी रचनाएं उन्होंने भारत में लिखी, तो कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी, फारसी भाषा। नोट करते चलना। और कभी कभार प्रश्न आता है कि इनकी अदालत की भाषा कौन सी थी। भाई अदालतें भी लगती थी सभी की अपने अपने समय में, चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, औरंगजेब हो, मोहम्मद शाह हो, कोई भी हो। तो अदालत की भी भाषा कौन सी थी, वही सेम आंसर आएगा, आपको पता ही है, फारसी भाषा। अदालत में भी फारसी का इस्तेमाल होता था। और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, राजकाज में, जो शासन में, सत्ता में इस्तेमाल होती थी, वो फारसी भाषा इस्तेमाल होती थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना। तो ये बेसिक चीजों को मैंने उठाया है उनके केंद्रीय प्रशासन से, कि प्रशासन किस हिसाब का था मुगलों का, वहां से मैंने पॉइंटों को लिया है जो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। सेकंड बात करते हैं मंत्री परिषद के विषय में। मंत्री परिषद को मुगलों में क्या बोलते थे, वजारत बोलते थे। जो मंत्री परिषद होती थी, जिसमें बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, मंत्री परिषद के लिए वजारत नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन से शब्द का, वजारत नामक शब्द का मंत्री परिषद के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द का। ये पॉइंट आप नोट करते चलो, है ना, आराम से, धैर्य से। अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है तो पूछेगा। मुगल काल में एक पद है दीवान का पद, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। दीवान का पद का मतलब है राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री, ठीक है। कोई भी लिख लेना, या तो राजस्व मंत्री लिखिए या वित्त मंत्री, एक ही बात है। दीवान के पद को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान के पद को स्थापित किया, ठीक है। और दीवान का मतलब राजस्व मंत्री, दीवान का मतलब वित्त मंत्री, जो पूरा लेखा जोखा रखते थे शासन का, कि कितना पैसा सरकार में, मतलब राज्य में खर्च किया जा रहा है, और कितना पैसा हमारे पास आ रहा है टैक्स के माध्यम से। तो राजस्व अथवा वित्त मंत्री इनको कहा जाता था, ठीक है। किनको कहा जाता था, दीवान को। आगे बात करते हैं, एक वजीर का पद मिलेगा मुगलों में, वजीर का पद भी दिया गया था। तो वजीर का पद का मतलब है प्रधानमंत्री का पद होता था वजीर का पद। ये नोट करते चलिए, ये शब्दावली है केंद्रीय प्रशासन की मुगलों में जो इस्तेमाल करते थे मुगल, ठीक है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक सद्र ए कुल। सद्र ए कुल क्या होता था, धार्मिक मामलों का जानकार होता था। एक पद था जो मुगलों में बनाया गया, सद्र ए कुल। आप जैसे पीसीएस परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, लोअर पीसीएस की परीक्षा, और कोई एग्जाम देते हैं अच्छा खासा ठीक ठाक, तो वहां इस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना पूर्णतः रहती है, थोड़ा सा डीप में पूर्णतः रहती है, ठीक है।
और वनडे एग्जाम है SI यूपी पुलिस का तो आप धुआं धुआं कर दोगे, उड़ जाएगा पेपर भाई साहब, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से नोट करते चलो। तो सदरे कुल धार्मिक मामलों का जानकार, जैसे धर्म के मामलों का जानकार होता था उसे क्या नाम दिया गया, सदरे कुल। इसके नीचे हमने लिखा सयूरगाल या इसी को मदद ए मास, दोनों पॉइंटों को लिख लेना, दोनों नामों को लिख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मदद ए मास, ठीक है, और दूसरा नाम है सयूरगाल। तो इन दोनों को क्या बोलते थे, दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था ये नाम। मुगल काल में जिन लोगों को दान में भूमि दी जाती थी मुगलों के द्वारा, अलग अलग मुगलों के शासकों के द्वारा, उस भूमि को जो नाम दिया गया, उस जमीन के हिस्से को जो नाम दिया गया, जमीन के टुकड़े को जो नाम दिया गया जिसे दान में देते थे मुगल, उसे क्या नाम दिया, मदद ए मास। ये ऑप्शन में आ चुका है कई बार, मदद ए मास क्या होता था मुगल काल में, 4 ऑप्शन से आपके लिए रख देता है वो, है ना, यह सयूरगल बोलते थे इसी को, क्या बोलते थे, सयूरगल बोलते थे इसी भूमि को, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो कहीं कहीं मैंने शासक ले लिया है, औरंगजेब। औरंगजेब ने एक पद बनाया, उस पद का नाम महोत्सव। क्या पद बनाया औरंगजेब ने, महोत्सव की नियुक्ति करी, महोत्सव नामक एक पद की नियुक्ति करता है औरंगजेब। इसका मतलब क्या था, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए ये बनाया गया कि प्रजा के नैतिक चरित्र की आप देखभाल रखेंगे, ठीक है, गलत कार्यों से बचाएंगे, कहने का मतलब प्रजा को, जनता को, इसमें पुरुष हो या महिलाएं हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको गलत शिष्टाचार या गलत तरीके के संबंधों से उनको बचाएंगे। तो इस वजह से ये पद औरंगजेब ने बनाया था, महोत्सव, जो कि आ चुका है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में। बस इतना ही आ चुका है कि महोत्सव किसने अपॉइंट किया था, किसने नियुक्त किया था मुगलों में, तो औरंगजेब ने नियुक्त किया था, बाकी का आगे बता दिया मैंने। मुगल काल में जिलों को, जैसे जिले होते हैं इस समय, जिलों को मुगल काल में क्या नाम दिया गया, सरकार बोलते थे, सरकार कहा जाता था, क्या जाता था, सरकार कहा जाता। उस समय जिले होते थे, जिलों से ऊपर राज्य होते थे, राज्यों को परगना बोला गया था, सूबा बोला गया। राज्यों को क्या शब्द दिया गया, या तो परगना नाम दिया राज्यों को, या फिर मुगलों में सूबा नाम दिया गया। सूबा तो आज भी बोल देते हैं कि इतना बड़ा सूबा, छोटा सूबा, बड़ा सूबा, सूबा मतलब राज्य। लेकिन जिलों को क्या बोलते थे मुगलों में, सरकार बोलते थे, ठीक है, जो कि सरकारें आजकल सरकारें होती हैं जो हमारे ऊपर शासन करती हैं, उस समय जिलों को सरकार बोलते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं मुगल काल में, नमस्कार, मुगल काल में किसकी बात करते हैं, पटवारी की। ये पटवारी वाला प्रश्न कई बार आ जाता है, पटवारी वाला पॉइंट कई बार आ जाता है, लगातार आ चुका है कई बार। जैसे आप पटवारी वगैरह लेखपाल की ऐसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई ये पटवारी शब्द के बारे में बताइए आप। तो पटवारी की नियुक्ति का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, शेरशाह सूरी को जाता है। हालांकि मुगल वंश का ही समयकाल चल रहा था, लेकिन बीच में हुमायूं के साथ 2 युद्ध हुए शेरशाह सूरी के, एक 1539, एक 1540 में, चौसा की लड़ाई 1539 में, 1540 में कन्नौज की लड़ाई। इन लड़ाइयों के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा, शेरशाह सूरी ने उनको परास्त कर दिया, हरा दिया, और वो जान बचा करके अफगानिस्तान, कंदहार, काबुल की तरफ चले गए अपने भाइयों के पास। कौन, हुमायूं। तो उस बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया दिल्ली में। तो पटवारी नामक शब्द को या पटवारी नामक पद की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति मुगलों में या मुगल काल में या भारत के शासन में कौन था, शेरशाह सूरी था। आप इस तरीके से इसे याद रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबर ने, कुछ सिक्कों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। बाबर ने काबुल में, कहां पे चलाया, काबुल में चलाया था सिक्का, ध्यान रखना, काबुल में चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। सिक्के का क्या नाम रखा, शाहरुख, ये नोट कर लेना, पूछा गया है। और किसका था ये, चांदी का। और कहां पे चलाया था, काबुल में चलाया था। बाबर भारत आया, भारत आने के बाद वापस गया, और वापस जाने के बाद वहां उसने खुशी में, भारत विजय की खुशी में कौन सा सिक्का चलाया, शाहरुख नाम का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया था, काबुल में चलाया, अफगानिस्तान की जो इस समय राजधानी है। और वहां पे इस समय कौन शासन कर रहा है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, अफगानिस्तान में शासन कौन कर रहा है, ये बताइए फटाफट से। आगे बात करते हैं, शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। शुद्ध लिख देता है, शुद्ध का मतलब ज्यादा वजन का था, इसमें 175 ग्रेन का था मेरे ख्याल से उस समय, ऐसी मुद्रा 175 ग्रेन का ये सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने, तो शुद्ध चांदी का सिक्का, ठीक है। अब बात करते हैं अकबर की। भैया अकबर ने भी अपने शासनकाल में सोने का सिक्का चलाया, और उस सिक्के का नाम था मोहर। क्या नाम था, मोहर नामक सिक्का चलाया, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था अकबर का, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिक्का था मोहर, जो कि सोने का सिक्का था, और अकबर ने अपने शासनकाल में चलाया था, ठीक है। नोट करते चलें आराम से एक एक पॉइंट।
अब बात करते हैं, देखो अकबर को पूरे मुगलों में पढ़ेंगे नहीं हम, पूरे मुगलों में अगर पढ़ें अकबर के, बाबर के, हुमायूं के, औरंगजेब और जितने भी शासक रहे सभी के बारे में, तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा शासक था, तटस्थ शासक था, सभी धर्मों को मानने वाला शासक था। ऐसी नीति थी अकबर की, इस तरीके की पॉलिसी थी अकबर के शासनकाल में कि हिंदुओं को भी मानता था, जैनों को मानता था, बौद्धिज्म को भी मानता था, ईसाइयों को भी मानता था, एज वेल एज अकबर मुस्लिम तो था ही, मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक होने के साथ साथ सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता था। तो इसी क्रम में अगर मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो आगे आप पढ़ेंगे कि अकबर ने राम और सीता की आकृति अंकित कराई थी अपने सिक्कों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना, छाप लेना, कई बार छप चुका है ये प्रश्न। कौन सा मुगल वंश का शासक था जिसने राम और सीता की आकृति को अंकित कराया अपने सिक्कों पर? तो उत्तर देना है आपको, अकबर था। ठीक है, आगे बात करते हैं। जहांगीर ने भी एक सिक्का चलाया, निसार नामक। निसार नामक सिक्का चलाने का श्रेय कैसे जाता है? जहांगीर को, जो कि रुपए का 1/4 हिस्से के बराबर होता था। रुपए के 1/4 हिस्से के बराबर होता था। कौन सा सिक्का? निसार नामक सिक्का। किसे चलाने का श्रेय जाता है? जहांगीर को चलाने का श्रेय जाता है। ठीक है, इस क्लास में मैंने कुछ सिक्के भी ले लिए मुगलों के, जो पेपरों में पूछे गए, वही प्रश्न मैंने लिए, और केंद्रीय प्रशासन में से वो शब्द ज्यादातर मैंने उठाए इस बेसिक परिचय के लिए, जो एग्जाम्स में पूछे गए कहीं ना कहीं अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, और हो सकेगा तो इमारतों के बारे में भी बात करेंगे तीसरी क्लास में। तो बेसिक परिचय इमारतों का भी बताएंगे कि मुगलों ने अपने अपने समय में भारत के कौन कौन से राज्यों में स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण दिया, जो विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं भारत में, है ना। आगे बात करते हैं मुगल काल में सेना। देखो सेना तो सभी ने रखी थी, सेना का गठन भी करते थे। तो सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था मुगल काल में। ये नोट कर लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, डीप में भी पूछा जाएगा कि बताइए सेना कौन सी पद्धति पर सेना आधारित थी, कौन सी व्यवस्था पर सेना आधारित थी, क्या सिस्टम था सेना को बनाने का मुगल काल में। तो सिस्टम था, पद्धति थी, या व्यवस्था थी माफ कीजिए, तो उसे का नाम क्या था? दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया गया था। ठीक है, अब ये दशमलव पद्धति क्या होती थी, अब इसे भी समझो। एक और पॉइंट मैंने लिखा है दशमलव पद्धति की, हालांकि जब शासक पढ़ाएंगे डिटेल में तो चर्चा होगी इनकी, आप चिंता ना करें। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की, ब्रैकेट में ये लिखना, ध्यान रखना, मंगोलों अंडरलाइन कर लेना। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ये मंगोलों की एक व्यवस्था थी जिसका नाम दशमलव पद्धति था। किनकी थी? मंगोल लोगों की, है ना, जो मंगोलिया से ही उत्पत्ति हुई है इसकी। कौन से देश से? मंगोलिया से। इसी दशमलव पद्धति को क्या बोला गया? मनसबदारी व्यवस्था बोला गया। अब और समझ लो आप, मनसब का अर्थ क्या होता है? जो बार बार शब्द आ रहा है कि साहब मनसब क्या मतलब है, तो मनसब का मतलब पद या श्रेणी होता है। मुगलों में जो सेना का गठन किया गया वो दशमलव पद्धति पर किया गया। इस दशमलव पद्धति को मंगोलों की व्यवस्था माना जाता है, और यह व्यवस्था का जन्म मंगोलिया नामक देश से हुआ है, जो कि मंगोलिया एशिया महाद्वीप का देश है, जो कि दो बड़े देशों के मध्य में स्थित है, जिसके उत्तर में रूस स्थित है मंगोलिया के में, और दक्षिण में चीन स्थित है। रूस और चीन के मध्य में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और एशिया का सबसे बड़ा यहाँ ठंडा मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। इस पॉइंट को भी याद रखना। तो दशमलव पद्धति अकबर ने कहाँ से अपनाई? मंगोलिया से। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना जो मैंने बताया है। और मनसब का मतलब होता था पद देना या श्रेणी देना। जैसे सेना का गठन हुआ तो जैसे मनसब नामक पद दिए जाते थे। मनसब का मतलब पद देना। जैसे आजकल होते हैं कैप्टन होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कमांडर होते हैं, जेसीओ होते हैं सेना में। उस समय मुगलों में क्या दिया जाता था? मनसब दिए जाते थे। जैसे 20 मनसब दे दिए या 50 या 500 मनसब दे दिए, उस हिसाब से तय होता था, यानी कि पद तय होता था सेना का। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे आप। तो सेना का गठन कभी आ जाए तो दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे मुगल काल में। अगर पूछा जाता है कि सेना का गठन बताइए, या तो दशमलव पद्धति ऑप्शन मिल जाएगा या मनसबदारी व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था या दशमलव पद्धति आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, कनेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक व्यवस्था मैंने लिखी है दो अस्पा। जे दो अस्पा का मतलब क्या? जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित में आई है दो अस्पा। दो का मतलब दो, इस दो का मतलब क्या है? इसमें दो। सिंपल, आराम से समझो। ऐसे घुड़सवार जिनके पास कितने घोड़े होते थे? दो घोड़े। जिनके पास दो घोड़े होते थे उनको क्या बोला गया? दो अस्पा। और जे सेह अस्पा, ऐसे घुड़सवार जिनके पास कितने घोड़े? तीन घोड़े होते थे। जिनके पास तीन घोड़े होते थे, ऐसी व्यवस्था को क्या बोला गया? सेह अस्पा।
तो ये व्यवस्था दोनों दो अस्पा और सिंह अस्पा, मतलब ऐसे घुड़सवार जो दो घोड़े रखते हैं सेना में, सिंह अस्पा का मतलब ऐसे घुड़सवार जो 3 घोड़े रखते हैं अपनी सेना में, ऐसे व्यक्ति या ऐसे घुड़सवार। जहांगीर के शासनकाल की व्यवस्था है जी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के में। लिख लीजिएगा आराम से, धैर्य से, इत्मीनान से, पूछ लीजिएगा, कोई नहीं आता है तो। आईने दहसाला, टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको। अकबर के 24वें वर्ष में शुरू की गई थी यह व्यवस्था। अकबर के 24वें वर्ष में जब शासनकाल चल रहा था तो तब एक व्यवस्था अकबर ने शुरू कराई। जमींदारी से संबंधित ये व्यवस्था थी, जमीनों से संबंधित ये व्यवस्था थी, टैक्स लेने से संबंधित ये व्यवस्था थी, ऐसे समझ लो, या कर को प्राप्त करने से संबंधित व्यवस्था थी। कुछ भी लिख सकते हो, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, कॉमेंटेटरी कर रहा हूं। पेपर में प्रश्न आएगा, आईने दहसाला किसने स्थापित करी? अकबर के शासनकाल में स्थापित हुई। कौन से वर्ष में? 24वें वर्ष में, जब अकबर का शासनकाल चल रहा था। और इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य अधिकारी था, मुख्य व्यक्ति था, जो इसका एक तरीके से कह सकते हैं अध्यक्ष था, वो टोडरमल था इस व्यवस्था का। और ये व्यवस्था थी जमींदारी से संबंधित, कर प्राप्त करने से संबंधित। ठीक है, आराम से लिखिएगा इत्मीनान से। अब बड़ी चर्चा में रहने वाला प्रश्न है आपके सामने, इसका वेट आप इंतजार कर रहे होंगे, आपने कई बार पढ़ा होगा, पेपरों में, प्रैक्टिस सेटों में कई बार मिलेगा। जजिया कर, जजिया कर मिलेगा आपको लगातार, और जजिया कर का बड़ा उल्लेख होता है मुगलों में, और कई बार आ चुका है जजिया कर, बहुत अच्छे तरीके से आता है एग्जाम्स में। अलग अलग शासकों के समय में पूछ लिया जाता है। तो सिंपल, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जजिया कर भारत में जो शुरू हुआ वो 8वीं सदी में शुरू हुआ था। जजिया कर भारत में 8वीं सदी में शुरू हुआ। कब हुआ? 8वीं में। 712 ईस्वी का मतलब है 8वीं सदी शुरू हो गई थी। अगर वर्ष में जाएंगे तो 712 में जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया, सबसे पहले अरब देशों का पहला आक्रमण था, या पहला मुस्लिम व्यक्ति का आक्रमण था भारत के किसी राज्य पर, और भारत के उस राज्य का नाम था, किसी राज्य का मतलब उस राज्य का नाम था सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के थट्टा अथवा देवल नामक बंदरगाह पर आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और वहां पर जो समुदाय रहता था सिंध के अंदर, उस समय 712 की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, सिंध में जो समुदाय रहता था, सिंध प्रांत में जो समुदाय रहता था, जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, बंटवारे के बाद उस पाकिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है, सिंध में अधिकांश जनसंख्या ब्राह्मण जनसंख्या थी उस समय। 80%, 90% जनसंख्या ब्राह्मण जनसंख्या थी। तो उस ब्राह्मण जनसंख्या पर कौन सा टैक्स लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। किसने वसूला था जजिया कर? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। तो स्टार्टिंग वहां से होती है इसकी। ठीक है, लेकिन मुगलों में भी लगातार चलता रहा जी। लास्ट में अंततः से 1720 में खत्म कर दिया मोहम्मद शाह नामक शासक ने। कौन से शासक ने खत्म कर दिया जजिया कर को? मोहम्मद शाह ने। शुरू कब हुआ? 712 में। खत्म कब हुआ? 1720 में। आप वर्षों का गुणा भाग लगा लेना, कितने 100 साल तक भारत में जजिया कर वसूला जाता रहा। हालांकि मुगल काल में कुछ व्यवस्थाएं कुछ शासकों ने ऐसी भी लगा दी कि भाई स्त्रियों से नहीं लेंगे, है ना, दिव्यांग लोगों से नहीं लेंगे, विधवा वृद्ध लोगों से नहीं लेंगे, लेकिन कुछ शासकों ने लिया भी। तो जजिया का मतलब है हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। आप ऐसे सिंपल भाषा में समझो इसे। लंबी चौड़ी डेफिनेशन तो बहुत लिखी है किताबों में, लेकिन शॉर्ट में हमने निकाला इसका जो सार है वो है हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था, जिसका नाम था जजिया कर। इसे भारत में स्थापित किया गया और भारत में खत्म भी किया गया 1720 में मोहम्मद शाह ने। हालांकि सबसे पहले मुगलों में अकबर ने 1564 में इसे खत्म किया था। मुगलों में किसने खत्म किया इसे? अकबर ने 1564 में खत्म किया था। हालांकि फिर औरंगजेब ने लगा दिया था। फिर एक फर्गुसियर शासक थे 1713 में, उन्होंने उन्हें समाप्त कर दिया, लेकिन फाइनली समाप्त किया 1720 में मोहम्मद शाह ने। ये टॉपिक आएगा, टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी कॉमेंटेटरी हमने करी है आपके लिए, तो आप नोट कर लो इस पॉइंटों को। ठीक है, अब दूसरे कर की बात करते हैं, जकात कर। एक जकात कर भी चर्चा में रहता है मुगलों में। जकात कर मुसलमानों से या मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, जकात कर भी वसूलते थे मुगल। जो मुगल शासक थे वो जकात कर भी वसूलते थे। जकात मतलब मुस्लिम लोगों से लेंगे, और जजिया कर मतलब हिंदू लोगों से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों टैक्स बड़े चर्चा में रहते हैं। जजिया कर तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है, जो मैंने आपको कमेंटेटरी करी है वो सब प्रश्न छप चुके हैं बेटा, चिंता ना करो। धुआं और गर्दा दोनों उड़ा दिए जाएंगे और उड़ जाएगा पेपर में आपका, है ना। मुगल काल में आर्थिक जीवन की अगर जानकारी हमें चाहिए कि भाई आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन से मतलब है कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हो रखा था, किसान किस तरीके से जीवन यापन करते थे, व्यापार की व्यवस्थाएं क्या थी,
किस तरीके से मार्केट में जो व्यवस्था रहती थी, बाजार की जो व्यवस्था रहती थी वो चलती थी। इसका मतलब हो गया आर्थिक जीवन, लोगों की रोजमर्रा की चीजों का किस तरीके से काम चलता था उस समय, आदान प्रदान कैसे होता था। तो इन चीजों का जो उल्लेख है मुगल काल में आर्थिक जीवन से संबंधित जो मैंने आपको बताया है, उनकी संपूर्ण जानकारी मिलती है हमें आईने अकबरी में। उत्तर लिख लेना, मुगल काल में आर्थिक जीवन के विषय में सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक है आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। तो आर्थिक जीवन का संपूर्ण विस्तार से जानकारी हमें आईने अकबरी देती है, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है, जो कि 7 वर्षों में लिखी गई थी ये पुस्तक। 7 साल इस पुस्तक को लिखने में लगे, जिसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। और तीसरे हिस्से का नाम है आईने अकबरी। तीसरे हिस्से का नाम क्या है? आईने अकबरी। खैर आगे बात करते हैं। 1604 और 5 में तंबाकू की खेती शुरू होती है भारत में। कौन सी वर्षों में तंबाकू की खेती शुरू होती है बेटा? 1604 और 5 में, है ना। मुगल काल में शुरू होती है और उस समय थे शासन में जहांगीर। और तंबाकू की खेती शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है? पुर्तगालियों को। ये भी लिख लेना। ये बढ़िया काम कौन करके गए? ये पुर्तगाली बढ़िया काम करके गए कि तंबाकू की खेती को शुरू कर गए। किससे अनुमति ली? जहांगीर से अनुमति ली तंबाकू की खेती के लिए। जहांगीर ने अनुमति दे दी, लेकिन जनता ने ज्यादा उपभोग करना शुरू कर दिया। जनता नशे में डरी रहती भैया, खाए पी के प्रजा बिल्कुल जो समझ लो पागल है रही ज्यादा तंबाकू के पीछे। तो जहांगीर ने इस पर रोक भी लगा दी। रोक को बाद में उनके शासन में पढ़ेंगे हम, लेकिन बेसिक तौर पे ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। तंबाकू की खेती 1604-5 में पुर्तगालियों की देन है, भारत में शासनकाल जहांगीर का था। अब बात करते हैं मुगल काल में जो व्यापारी होते थे उनको क्या बोलते थे? तो देखो, सेठ बोलते थे उस समय भी, आज भी बोलते हैं। बोहरा बोलते थे व्यापारियों को, मोदी भी कहा जाता था। ये 3 शब्द मुगल काल में हमने आपके लिए निकाले हैं। जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे अलग अलग वस्तुओं का, उनको सेठ भी बोलते थे, बोहरा भी बोलते थे और मोदी भी बोलते थे। तीनों शब्द मिलेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट लिया, ये बड़ा पूछा जाता है, आएंगे तो अभी चर्चा करेंगे। बाबर से शुरू करेंगे क्लास, जो मुगल काल शुरू होगा आपके लिए भाई साहब। लेकिन पूछा जाता है कि बाबर जब भारत में आया, कहां पे आया? भारत में आया। तो भारत में आने के बाद उसने एक नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा। तो जिहाद का नारे का मतलब है इस्लाम धर्म को स्थापित करना। सरल भाषा में ऐसे समझो, काफिरों को मानना। काफिर मतलब वो मानते थे जो मुगल काल के जो लोग थे, जो मुगल थे, है ना, जो आक्रांता थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत के मंदिरों को लूटा, भारत की पूरी विरासत को नष्ट कर दिया एक तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी पढ़ेंगे तो आप भी जानेंगे कि जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, व्यवस्थाएं थी भारत की, उन्हें बिल्कुल नष्ट कर दिया मुगलों ने। तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने एक नारा दिया। किसने नारा दिया? बाबर ने। ये नारा पूछा जाता है। 4 लड़ाइयां लड़ी बाबर ने, 26 की, 27 की, 28 की और 29 की। 28, 29 घाघरा और चंदेरी के युद्ध थे। और 30 में मर गया था बाबर। कहां पे? आगरा में निधन हो गया था। कहां पे? आगरा में निधन हो गया था बाबर का। तो उससे पहले बाबर खानवा की लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में? खानवा के युद्ध में एक नारा देता है। नारे का नाम है जिहाद का नारा। पूछा गया है, छाप लेना, नोट कर लेना भाई साहब शानदार तरीके से, ठीक है। जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया? खानवा में दिया। और चाहो तो वर्ष लिख लो, यहाँ पे 1527 की बात है। खानवा नामक स्थान फतेहपुर सीकरी के पास में स्थित है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें जिहाद का नारा दिया था। मतलब इस्लाम धर्म को स्थापित करने का नारा था और काफिरों को मारने का नारा था एक तरीके से। काफिर मतलब मुगल काल के जो लोग थे, मुगल वंश के जो लोग थे, हिंदुओं को या इस देश के रहने वाले लोगों को काफिर बोलते थे, या ऐसा शब्दावली का इस्तेमाल किया गया किताबों में, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करना। अब बात करते हैं, देखो स्थापत्य कला। अब जहाँ पे रहे तो इन्हें कचू ना कचू बनवाए भैया। भारत को लूटा और भारत में ही बनवाया उन्होंने। अपने घर से तो लाए नहीं थे भैया। ये मुगल जो आए थे, बाबर से लेके, हुमायूं से लेके, अकबर से, जहांगीर से, अपने घर से कुछ नहीं लाए, भारत को ही लूटा और यहाँ पे कुछ इमारतें बनवाई उन्होंने, जो आपको पढ़नी चाहिए, एग्जाम्स में आती हैं कई बार, है ना। अब सरकार उनका संरक्षण करती है, और सरकार संरक्षण करके उनसे क्या है, पैसा भी कमा रही है। टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे देखने के लिए। मिसाल के तौर पे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में, वो दिल्ली सल्तनत की थी, माफ कीजिए, मुगल काल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ताजमहल की बात करेंगे, दिल्ली के लाल किले की बात करेंगे, आगरा के किले की बात करेंगे, सिकंदरा में अकबर के मकबरा की बात करेंगे, ठीक है। और औरंगजेब, माफ कीजिए, महाराष्ट्र की बात करेंगे, औरंगाबाद में तो औरंगजेब की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग इमारतें अपने अपने शासन कालों में बनवाई।
तो इमारतें मतलब स्थापत्य कला, स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला, वास्तुकला मतलब डिजाइन, किस तरीके की डिजाइन दी गई बिल्डिंग्स को। जैसे आजकल हम बनवाने को प्लॉट मकान दुकान तो इंजीनियर बुला के लाते हैं, तो इंजीनियर तय करते हैं कि साहब जी कमरा ऐसे बनवा, जो जीना यहाँ पे ऐसे निकालो, ये वाली डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से। तो उस समय भी वास्तुकला थी, उस समय भी डिजाइनें थी, उस समय भी उस समय के इंजीनियर थे। ठीक है, तो स्थापत्य कला में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था मुगल में, वो इस्तेमाल किसका है? संगमरमर के पत्थरों का। भाई संगमरमर के पत्थरों का बहुत इस्तेमाल हुआ है बिल्डिंग्स में, अलग अलग जो मुगलों ने कराया है। और हीरे जवाहरात भी अब लगा लो तुम अंदाज, मतलब आज आदमी ने पे देखे थे ना कहूँ हीरे जवाहरात, और बाद समय पे हीरे जवाहरात काय में लगवा देते मुगल? इमारतन में हीरे जवाहरात लगवा देते, जड़वा देते दीवालन में, डिजाइन बनवा देते। फूल पत्तियों की डिजाइन बनवा रहे हैं और फूल पत्तियों के बीच में हीरे और जवाहरात की डिजाइन भी लगवा देते थे, बनवा देते थे, माफ कीजिए। ठीक है, कौन? मुगल वंश के लोग। समझ रहे हैं तुम? अब ये बात है, ध्यान रखिए भैया, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, जड़ी हुई डिजाइन को क्या बोलते थे? पित्रातुरा। ऐसी डिजाइन जिस पर फूल पत्तियों के बीच में किसी भी जैसे इमारत को बनाया गया, डिजाइन कराई किसी मुगल वंश के शासक ने, तो उसमें फूल पत्तियों के बीच में पहले तो संगमरमर के पत्थर, और संगमरमर के पत्थरों पर फूल पत्तियां बनवाई, उनके बीच में हीरे और जवाहरात लगवाई, जड़वाई, जड़वाना बोलते हैं वैसे उस शब्द को। तो ऐसी डिजाइन को क्या नाम दिया गया मुगल वंश में? पित्रातुरा का इस्तेमाल। पित्रातुरा का मतलब जहां हीरे जवाहरात लगाए गए उसे पित्रातुरा बोलते हैं। तो स्थापत्य कला में आप समझ सकते हैं कि वो हीरे जवाहरात लगाए गए, भारत को ही लूट के अलग अलग मंदिरों से, और भारत को बिल्कुल खत्म करके, नष्ट करके, विनाश करके भारत का, एक तरीके से अगर देखें तो, है ना। उपलब्धि कुछ नहीं है, जो उपलब्धि है वो दो चार इमारतों की उपलब्धि है उसमें, है ना, और बाकी का नहीं है। अब जैसे ये पित्रातुरा का इस्तेमाल कराया, एतमादौला का मकबरा आगरा में स्थित है, ये नूरजहां ने बनवाया था, जहांगीर की बेगम ने, तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब पता नहीं कितनी बेगम थी, वो बताएंगे, हम जहांगीर पढ़ाएंगे तब, है ना। तो नूरजहां जो कि ईरान की थी, ईरान से भारत आई थी अपने पिताजी के साथ, इनके पिता का नाम ग्यासबेग था। तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में एक दिन दरबार लगा था, जहांगीर बैठे थे, तो ये आई थी, जो महिलाएं स्त्रियां आती थी मुगलों के सामने, तो भैया उनको पसंद आई, उन्होंने फिर ब्याह कर लिया। जहांगीर ने कहा कि ये तो बड़ी मोहतरमा कहाँ से आई है, इनका परिचय कराइए, इंट्रोडक्शन कराइए। तो इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, ब्याह शादी है गए। तो इनके पिता का निधन यही हो गया, नूरजहां के पिता का, जो कि ईरान से जहांगीर के समय में आए। तो इनके पिता को जहांगीर ने एतमादौला की उपाधि से सम्मानित किया, नाम था ग्यासबेग, उपाधि कौन सी दे दी गई? एतमादौला की उपाधि। ठीक है भाई साहब, तो आप कभी पढ़ेंगे एतमादौला का मकबरा कहाँ है, तो उत्तर आप लगाइएगा, आगरा में। किसने बनवाया? नूरजहां ने। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की बेगम थी, जहांगीर की पत्नी थी, और कहाँ की निवासी थी? ईरान की निवासी थी। इस विषय पर आएंगे, चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा रूपरेखा आपको, भूमिका बता दे रहा हूं। तो एतमादौला एक पहली ऐसी इमारत है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, बड़े पैमाने पर संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, और इसी में पित्रातुरा का भी इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर। पित्रातुरा बोले तो हीरे जवाहरात जड़े गए, और आगरा किले में भी पित्रातुरा का। फिर तो बहुत सारी इमारतों में हुआ एक के बाद एक। तो जैसे पहले क्या होता था, जैसे आप आगरा किला घूमे होंगे या कहीं किसी इमारत में घूमे होंगे, आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूं, जहां मैं कई साल पहले गया ताजमहल देखने, या आगरा किला देखने, या सिकंदरा अकबर का मकबरा देखने, या एतमादौला देखने, आगरा में लगभग देखे हुए सारी चीजों का। तो इनमें पित्रातुरा का इस्तेमाल हुआ, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे दीवालों में संगमरमर के पत्थरों पर। तो पहले, अभी जो ASI वाले लोग हैं ना, जो पुरातत्व विभाग वाले लोग होते हैं, भाई हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, जो मुगल बनवा के गए, वो किसके अंडर में आती हैं? ASI बोले तो पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं इसे, पुरातत्व विभाग। इसको भी बना के गया था लॉर्ड कर्जन अपने शासनकाल में। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904-05 में किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में। तब से पुरातत्व विभाग इस समय तक सर्वाइव कर रहा है। तो देख रेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की होती है। ठीक है, तो पहले क्या, रस्सी नहीं बांधे होते थे पुरातत्व विभाग के लोग, कि जनता अंदर तक जाओ और घूमो आराम से, देखो दीवालों पे जो भी जैसी व्यवस्था है। तो आप जैसे और हम जैसे तमाम जानते हैं, तुम्हें पता तो होती है अपने ह्यूमन बीइंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, कि जब तक वो टटोल नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे, कुरेद नहीं लेंगे, तो मजा नहीं आवा। कौन बिल्डिंग में देखे हुए गए तो, है ना, दूर से मजा ना, तो आंखें देखे हुए भैया। अब नजदीक जाएंगे तो जैसे जो बोर्ड है, जहाँ दीवाल है, मान लो जो स्थापत्य कला को इस्तेमाल है रहा है पित्रातुरा का, तो गए तो कचू ने का, तो कचू मिलेगा तो वहां, और भाई उठा के फिर देख रहे हैं निकारे के, जी निकारेगा कि नहीं निकारेगा, या निकारो ऐसे। तो ऐसे निकाल के सब निकाल डाले जनता ने।
तो अभी एएसआई वाले जो लोग हैं, जो प्राप्त विभाग वाले लोग हैं, उन्होंने क्या है, एक बाउंड्री बना दी कि उस बाउंड्री के बाहर से देखेंगे। अभी नहीं बना दी, कई साल पहले से बना दिया है। इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए कि लोग मानते नहीं है, छेड़ाखानी किए बिना, इस वजह से दूर से ही दिखाए जाएं, चाहे आगरा किला हो, चाहे इत्मादौला का मकबरा हो, चाहे ताजमहल में तो खैर में भी है नहीं, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं ताजमहल पे। तो ताजमहल को जब आप देखोगे नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, किसी भी दिशा से, तो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं ताजमहल पर। वहाँ ऐसा इस्तेमाल में भी नहीं किया गया है, लेकिन और इमारतों में है। अब बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की। क्या की बात कर रहे हैं? हुमायूं के मकबरे की। इसे समझाने में समय लग गया, लेकिन बेटा आएगा और ये नौकरी लगा के जाएगा। 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर पक्के। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से मुगल साम्राज्य से। आप चिंता ना करें, बिल्कुल एक एक पॉइंट को छाप लें। अगर दिक्कत सख्त समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से क्लास को शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर। तो हुमायूं का मकबरा किसने? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने बनवाया 1565 में। अब ये क्यों पढ़ाया है, ये फिर बताएंगे क्यों पढ़ाया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल लिख लो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम हुमायूं की विधवा पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था, ठीक है, 1565 में बनवाया था। और यह मकबरा एकमात्र ऐसा मकबरा है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा मुगलों को दफनाया गया है। सबसे ज्यादा मुगलों का मतलब यह नहीं कि सभी शाहजहां, अकबर, बाबर सब यही में। मुगलों के शासनकाल में जो भी नामी गिरामी नामचीन हस्तियां किसी भी क्षेत्र से संबंधित रहती थी, उन लोगों की अगर मृत्यु हुई मुगलों के समय में, तो सबसे ज्यादा लोगों को जो दफनाया गया वो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है, हुमायूं टॉम में दफनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। 1565 में जो दिल्ली में बना और इसे विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया जा चुका है हुमायूं के मकबरे को। आगे बात करते हैं महाभारत। महाभारत महाभारत बोले तो भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर, जो कि जिले का नाम है इस समय, अपना जो संदेश दिया महाभारत की लड़ाई में किसे? अर्जुन को। वही एक हिस्सा महाभारत का है, उसी में से गीता का उपदेश भी दिया था। तो महाभारत या गीता पढ़ सकते हैं उसे अपने ग्रंथों में। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया। आप चूंकि भाषा तो फारसी थी तो फारसी में ही कराएंगे। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया? रज्मनामा के नाम से कराया। यह अकबर के शासनकाल में हुए थे अनुवाद सबसे ज्यादा। अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा अनुवाद हुए थे हमारे ग्रंथों के, चाहे रामायण की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे अन्य और ग्रंथों की बात करें। ठीक है, तो रज्मनामा के नाम से। आगे बात करते हैं दसवंत। एक दसवंत नामक व्यक्ति, आपको बड़ा फेमस व्यक्ति रहा है, ये पेपरों में बड़ा पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में। दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के जमाने का। किसके जमाने का? अकबर के शासनकाल का या अकबर के जमाने का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। लिख लो, बस इतनी सी बात है। इतना प्रसिद्ध चित्रकार था कि जब फारसी भाषा में अनुवाद कराए गए महाभारत के, रामायण के, तो उन पर जो चित्रकारी करी वो दसवंत ने करी। और भी तमाम चित्र बनाता था व्यक्तियों के हूबहू। दसवंत इतना योग्य था, इतना प्रभावशाली था अपनी चित्रकारी में कि जैसे व्यक्ति सामने खड़ा है तो वो हूबहू बना देता था, सेम कॉपी। तो दसवंत जाना माना चित्रकार था अकबर के शासनकाल का। उस्ताद मंसूर, ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, ये पक्षियों के चित्र बनाता था। किनके? पक्षियों के, पशु पक्षियों के चित्र। वैसे पक्षियों के चित्रों का उल्लेख है। उस्ताद मंसूर क्यों? जहांगीर के समय में रहता था ये चित्रकार, पक्षियों के लिए एक्सपर्ट था। किसके लिए? पक्षियों के लिए। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल का। अकबर का जो राजकवि था वो फैजी था, बहुत प्रसिद्ध राजकवि फैजी था। अबुल फजल का ये भाई था फैजी। अबुल फजल और फैजी दोनों आगरा के रहने वाले थे। अकबर के दरबार में अबुल फजल और फैजी दोनों भाई, आगरा में जन्म हुआ था, आगरा के रहने वाले थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अकबर का राजकवि था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, इसे श्रेष्ठता हासिल थी कवि में, कवि के तौर पर, संगीतज्ञ के तौर पर। तानसेन भी रहता था, ये राजकवि था। सरकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? राजकवि। तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई? प्रश्न पूछा जाए आपसे कि ये बताओ कि भाई अनुवाद विभाग किसने बनाया? अनुवाद विभाग किसने बनाया? अनुवाद विभाग बनाया अकबर के द्वारा बनाया गया। अकबर ने स्थापना करी अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की। और इसी अनुवाद विभाग के माध्यम से हमारे जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं, लगभग रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, या और भी योगों से संबंधित अलग अलग पुस्तकों की बात करें, माफ कीजिए, वेदों से संबंधित, योग नहीं, वेदों से संबंधित, उनका जो अनुवाद हुआ फारसी भाषा में वो अकबर के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के में। और इसमें एक नकीब खां और एक बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये दो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अनुवाद किया लगभग।
हमारी सनातन भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का अकबर के शासनकाल में। इस वजह से अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भाई साहब की थी। तो ये बेसिक परिचय हमारा क्लास नंबर 2 का मुगल साम्राज्य यहाँ पे खत्म होता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, ठीक है। जरूर बता के जाया करो और लाइक करके बिल्कुल जाया करो, कंजूसी ना किया करो लाइक करने में। कहीं आपको दिक्कत लगी किसी मसले से, किसी मुद्दे से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपके सामने रखे हैं इस क्लास में, तो आप बताइएगा, उसका उत्तर आपको यथावत अगली क्लास में हम देंगे इससे संबंधित। अब इन 2 क्लासों के बाद अगला जो प्रवेश करेंगे हम मुगल साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, ठीक है। अगर हो सका तो स्थापत्य कला की इमारतों को पढ़ा देंगे तीसरी क्लास में, नहीं मुगलों में डायरेक्ट प्रवेश करेंगे, उस क्लास को हम लास्ट में ले लेंगे या कभी बीच में ले लेंगे उस क्लास को, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ये मुगल सेकंड क्लास हो गई आपके लिए। लगातार मुगल साम्राज्य चलता रहेगा, पूरा खत्म कराएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जहां तक कोशिश हमारी हो सकेगी। आप भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करना भी ना भूलिए, कमेंट भी किया करो, और कोई दिक्कत हुआ करे तो बताया करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लास को धुआंधार शेयर किया करो, दबा करके शेयर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।